स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर। और स्माइल मेकर सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वैदिक सिविलाइजेशन को। इससे पूर्व हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था और पूरी तरीके से मेरी कोशिश ये रहेगी कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज़ों को आपके दिमाग के अंदर डाला जाए। आइए एक बार पुनः चर्चा करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के थोड़े से पतन पर और उसके बाद सीधे आएंगे वैदिक सभ्यता पर। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन 1750 में अपने अंतिम चरण के स्तर पर खड़ी है तो तब भारत के अंदर जो उनका वाणिज्य व्यापार हुआ उनके आसपास की सभ्यताओं के साथ, तो अब उन सभ्यताओं में संशय ये है कि यार जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हमसे वाणिज्य व्यापार किया करते थे आज वो लॉकडाउन जैसी स्थिति में कहाँ चले गए। तो समझिए इस तरीके से कि इंडस वैली के जो लोग थे वो अपने आसपास मेसोपोटामिया और मगध क्रीट ये सभी आसपास की सभ्यताएं हैं, इनसे व्यापार किया करते हैं। और एकाएक अगर ये सभ्यता पूरी तरीके से विखंडित हो जाए तो यहाँ जाना इनका क्या हो जाएगा, बंद। और सभ्यता जिस स्थिति में आकर खड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी लॉकडाउन। तो सभ्यता जब पूरी तरीके से लॉकडाउन हो गई तो अब संशय उत्पन्न ये हुआ कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हमसे वाणिज्य व्यापार किया करते थे आखिर वो चले कहाँ गए। तो अब इनकी खोजबीन में अगर ये लोग आए इंडस वैली तक और इंडस वैली के आसपास इन्हें इतने बड़े चारागाह मिल जाए जो चारागाह पूरी तरीके से इनके जानवरों के पालने के लिए बहुत अच्छे रूप में साबित हो सकते थे, तो क्यों ना उस क्षेत्र पर कब्जा कर पूरी तरीके से अपनी सभ्यता को विकसित किया जाए। इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो नवीन सभ्यता संस्कृति प्रकाश में आती है वो आपकी वैदिक सभ्यता से आती है। फिर वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य चला जाता है। फिर वैदिक सभ्यता पूरे दो भागों में विभक्त होती है। नंबर एक ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा हुआ 1750 में और वैदिक सभ्यता खड़ी हो रही है 1500 ईसा पूर्व में। मतलब कुल मिलाकर जो 250 वर्षों का काल था वो एक विस्थापन और एक पलायन का काल था। उस पलायन में हुआ ये कि नदियों के आसपास के लोग अब उन नदियों को छोड़कर सूखे स्थानों में आकर स्थापित हो जाएंगे। क्योंकि एक रीजन ये भी है कि अगर बाढ़ और भूकंप जैसे कारणों ने आपकी सभ्यता को बिल्कुल पूरी तरीके से विखंडित किया है तो अब वो उन क्षेत्रों में रहेंगे क्यों जहाँ नदी या उसके जैसे बड़े जल स्रोत हो। तो पूरी तरीके से सभ्यता क्या होगी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और फिर उत्तर प्रदेश तक आकर क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। तो पूरी तरीके से ये लोग इस और ये लोग इस इस भगदड़ में अपने अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्थापित। और इन्हें स्थापित होने में लगे कितने साल, कम से कम 250 वर्ष। और इसी 250 वर्षों के उपरांत जो नवीन सभ्यता संस्कृति प्रकाश में आती है वो नवीन सभ्यता संस्कृति कहलाती है हमारी वैदिक सभ्यता। वैदिक शब्द वेद से आया और वेद का शाब्दिक अर्थ होता है टू नो या किसी चीज को जानना या किसी चीज का गहन विश्लेषण अर्थात ज्ञान प्राप्ति। तो वेद विद धातु से आया संस्कृत की जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या किसी प्रकार को जानना। प्रारंभिक आर्य पूरी तरीके से चूंकि इस सभ्यता को खड़े करने वाले आर्य थे तो प्रारंभिक आर्य जो है वो पूरी तरीके से बोलकर या श्रोतियों के माध्यम से अपने ज्ञान को ट्रांसफर किया करते थे माउथ टू माउथ या ब्रेन टू ब्रेन। मतलब उन दिमागों में सेट किया करते जाता था जो इस पीढ़ी से लेकर अगली पीढ़ी को ये सारी चीजें ट्रांसफर कर दे। तो इसलिए प्रारंभिक आर्यों को लिपि का कोई ज्ञान न होने के कारण इन्हें श्रुति और संहिता के अंतर्गत रखा गया। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, पूरी तरीके से अपने ज्ञान को ट्रांसफर कर दिया अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, वो भी केवल और केवल बोलकर। जैसे ही ऋग्वैदिक काल में हम लोग आएंगे तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत पूरी तरीके से ऋग्वेद जैसे साक्ष्यों की चर्चा मिलेगी और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर वैदिक सभ्यता अपने धर्म, अपने समाज, अपनी राजनीति, अपने पतन और उससे लेकर सारे के सारे चीजों को एक साथ लिख देती है कहीं ना कहीं। और उसी को आधार बनाकर पूरी तरीके से आर्य जो है भारत के ऊपर आकर क्या करने लगेंगे, एक किस्म से अपनी सत्ता को स्थापित करने लगेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह कि वैदिक सभ्यता का जो आधार है वो वेद है। ठीक है, वेदों को लिखने वाले आर्य हैं।
अभी तक लिखा नहीं गया और बोलने के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपने श्रुतियों के माध्यम से। श्रुति का मतलब गुरु शिष्य परंपरा में वो स्थान होता है जब ज्ञान को बोलकर ट्रांसफर किया जाता है एक अन्य पीढ़ी में, ठीक है, इसे ही संहिता कहा जाता है। और अगर इनके निवास स्थान की बात करें तो यूरोप और एशिया का निर्धारण जो पर्वत करता है वो आल्प्स पर्वत करता है, मैप के माध्यम से समझेंगे भी, आल्प्स पर्वत करता है। इसी आल्प्स पर्वत के आसपास के क्षेत्र को मध्य एशिया कहा जाता है और मध्य एशिया ही इन लोगों का मूल निवास स्थान था, ऐसा मैक्स मूलर साहब मानते हैं। ये निर्धारण होने के बाद आर्यों को इंगित किया गया और आर्यों को श्रेष्ठ या स्वयं से परिचित एक संज्ञा के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो जानेंगे कि क्यों भारत के अंदर आर्यों का आगमन हुआ, क्यों भारत के अंदर पूरी तरीके से आर्य आए और आर्यों के आने के बाद भारत के अंदर वैदिक सभ्यता संस्कृति ने किस तरीके से पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जिसकी जड़ें और जिसकी कड़ियां पूरी तरीके से आज भी भारतीय सभ्यता समाज संस्कृति में दिखाई पड़ती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर मैप के रूप में से समझा जाए तो कुछ इस तरीके से होगा कि मैक्स मूलर महोदय साहब ने, मैक्स मूलर एक जर्मन इतिहासकार हैं, उन्होंने एक अवधारणा स्पष्ट की कि जो मध्य एशिया के मूल निवासी थे वही पूरी तरीके से आर्य थे और उन्हीं के द्वारा वैदिक सभ्यता संस्कृति को भारत के अंदर इजाद किया गया था। आल्प्स पर्वत जो यूरोप और एशिया के मध्य सीमा का निर्धारण करता है, उसी के उत्तरी छोर पर स्थित जो आदमी थे वही पूरी तरीके से पशुपालन और बड़े बड़े चारागाहों की तलाश में भारत पहुंचे। भारत आने के बाद इन लोगों ने पाकिस्तान और सिंध जैसे क्षेत्रों में अपनी बस्तियों को क्या किया, स्थापित किया। इन्हीं बस्तियों को स्थापित करने के बाद ये सभ्यता सप्त सैंधव प्रदेश के रूप में एकत्रित होकर पूरी तरीके से स्टेबिलिटी लेती है और आल्प्स पर्वत के आसपास के क्षेत्रों से आकर ये लोग जब निवास स्थान के रूप में भारत के अंदर आकर रहने लगे, इन्हीं को स्पष्ट किया गया आर्यन के नाम से, या इन्हें हिंदी भाषा में कहे तो आर्य। इन्हीं प्रारंभिक आर्यंस के द्वारा अपने ज्ञान को दूसरे ज्ञान में, दूसरे ब्रेन्स में ट्रांसफर कर स्थापित किया गया और फिर एक अंततः एक लंबे समय के बाद इन्होंने लिपियों और अक्षरों को इजाद कर एक पुस्तक जिसका नाम था ऋग्वेद, जिसकी भाषा है संस्कृत, उसे स्थापित किया। ऋग्वेद में बहुत सारी समानताएं ऐसी मिलती है कि जब ये आल्प्स पर्वत से होते हुए ईरान के क्षेत्रों में भारत पहुंचे तो तब कुल मिलाकर ईरान का एक ग्रंथ है जिसका नाम है जैन अवस्था, उसकी बहुत सारी सिमिलरिटीज जो हैं वो ऋग्वेद में एज इट इज हूबहू पाई जाती हैं, चाहे वो उनकी कृषि पद्धति हो, चाहे वो उनके देवी देवताओं का स्वरूप हो, तो चाहे वो पूरी तरीके से कुछ भी रहा हो। तो मतलब कुल मिलाकर ये मूल निवास स्थान और यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका पूरा का पूरा जमावड़ा भारत के अंदर रहा और फिर भारत पर पूरी तरीके से शासन और सत्ता को स्थापित करते हुए यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद एक नवीन सभ्यता संस्कृति का क्या होगा, उदय होगा, जिसका नाम होगा वैदिक सभ्यता और संस्कृति। तो अगर हम लोग यहाँ एक समानता स्थापित करें कि इंडस वैली और ऋग्वैदिक सभ्यता में क्या समानताएं थी, तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कि इंडस वैली सभ्यता का समाज क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्थव्यवस्था क्या थी, इकोनॉमी, सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल स्टेटस, उसके बाद पॉलिटिकल स्टेटस, उसके बाद इनका रिलीजियस स्टेटस। तो कुल मिलाकर 4 स्टेटस की अगर बात करें और फिर तुलना करें वैदिक सभ्यता से कि इनकी सामाजिक स्थिति, इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी राजनीतिक स्थिति और इनका रिलीजन, इनका धर्म, इनकी धार्मिक स्थिति उस समय क्या रही थी, तो जब आप तुलना करेंगे तो इसके ठीक विपरीत आपको मिलेगा
कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में मात्र सत्तात्मक समाज है, माताओं की सत्ता है, तो यहाँ ऋग्वेद उल्लेखित करता है कि यहाँ पितृ सत्तात्मक समाज की अवधारणा स्पष्ट हुई। सेम टू सेम जो इकोनॉमिकल कंडीशन वहां थी, सेम टू सेम यहाँ भी वही इकोनॉमिकल कंडीशन होगी, पशुपालन और आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ मुख्य पशु के रूप में आपका कुबड़ वाले बैल को माना जाता है और यहाँ मुख्य पशु के रूप में गाय को माना जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ ये पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर या कृषि व्यवस्था को भी ईजाद कर दे रहे हैं। अगर बात करें पॉलिटिकल स्टेटस की, तो यहाँ आयाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर वर्तमान भारतीय समाज के अंदर लोकसभा या लोकतंत्र या राजतंत्र या पूरी दुनिया के अंदर जो सिस्टम है, वो सारे के सारे सिस्टम आपको यहाँ देखने के मिलेंगे राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। और राजनीतिक व्यवस्था को जिन आयामों में निर्धारित किया गया वो लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों पर आधारित थे। लोकतंत्र या राजतंत्र दोनों पर आधारित थे। लोकतंत्र और राजतंत्र में वही लोकसभा जो आज वर्तमान में है, वही राज्यसभा की वही सभा और वही समिति अस्तित्व में थी, जो पूरी तरीके से आज के वर्तमान सिस्टम पर भारत के अंदर लागू होती है। बात करते हैं रिलीजियस स्टेटस की, तो यहाँ रिलीजियस स्टेटस में दोनों ही समानता स्थापित करते हैं। यहाँ भी प्रकृति को रखा गया और यहाँ भी प्रकृति को रखा गया, लेकिन यहाँ प्रकृति को पूजते हुए पशुपति शिव को सबसे प्रमुख स्थान मिला और यहाँ प्रकृति को पूजते हुए सबसे प्राथमिक स्थान मिला इंद्र को। उसका एक रीजन ये भी है कि पशुपति, पति का मतलब होता है स्वामी, और उनका जो मुख्य बैल है वो एक प्रकार का क्या है, जो उनका मुख्य पशु है वो एक प्रकार का क्या है, बैल। बैल का मतलब नंदी, और नंदी किसका प्रिय, शिव का प्रिय। तो मतलब जो सामंजस्य स्थापित किया गया, कहीं ना कहीं उन स्वामी पशुपति शिव के रूप में उसे उल्लेखित किया गया, जिसने वहां के लोगों को वो अवधारणा दी हो कि प्रकृति के तालमेल के साथ आपको किस तरीके से अपने जीवन को यापन करना होता है। इसका एक उदाहरण मैं दूंगा अभी। प्रकृति ने यहाँ इंद्र को स्पष्ट किया, और इंद्र होते हैं बारिश के देवता। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर एक किसान हल जोत कर आया अपने खेत के अंदर और बारिश हो गई, तो उसने कहा कि थैंक गॉड, यानी कि उसने धन्यवाद किया सर को ऊपर करते हुए, और बारिश को भी एक देवी देवता के रूप में क्या कर दिया, स्थापित। यहाँ के समाज के अंदर मातृ भाव ज्यादा है प्रकृति में, और यहाँ प्रकृति ने पुरुष भाव की प्रधानता को स्वीकार किया। तो यहाँ पुरुष भाव की प्रधानता मिलेगी और यहाँ मातृ भाव की प्रधानता। ये आपका चला जाता है इंडस वैली के साथ, और ये आपका चला जाता है वैदिक सिविलाइजेशन के साथ। तो अब चर्चा करेंगे कि किस किस तरीके से एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, और फिर इसके बाद इसका हमने पतन पढ़ा था। लेकिन यहाँ पतन ना पढ़ते हुए पढ़ेंगे कि सभ्यता का विस्तार आज भी भारतीय समाज के अंदर किस तरीके से फला फूला है। तो वैदिक सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो सबसे प्रारंभिक सोर्स है हमारे पास चीजों को पढ़ने का, तो वो सोर्स है केवल ऋग्वेद। यही समाज का आधार भी बना, जिसे लिखा संस्कृत भाषा में है। और संस्कृत भाषा दुनिया की उस प्राचीनतम भाषाओं में से एक है जब पूरी दुनिया ने लिपि और अक्षरों को कहीं ना कहीं बैठकर गढ़ा था। आज भी संस्कृत के अंदर जो उसका एक फॉर्मेट है चीजों को समझने का और लिखने का, वो पूरी तरीके से यूरोपियन लैंग्वेज के आधार पर स्थापित किया गया है। लिपि जो हमारी चलती है वो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ समाप्त होने के बाद यहाँ से फिर यहाँ तक, यहाँ समाप्त होने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक। तो मतलब लिपि को इजाद कर लिया गया। प्रारंभिक आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब इस काल में खड़े होकर जब ऋग्वेद की रचना की गई, तो पूरी तरीके से एक भाषा को इजाद कर लिया गया जिसका नाम था संस्कृत, और उसे एक ऐसे फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की गई कि आसानी से उन चीजों को, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो पद्य हो, चाहे वो सुनकर, चाहे वो बोलकर, चाहे वो एक गीति गायन के रूप में ट्रांसफर किया जा सकता था एक अगली जनरेशन तक। तो समझिए इन चीजों को कि सबसे पहले ऋग्वेद की चर्चा हुई।
ऋग्वेद के जो संकलन करता है या उसे लिखने वाले हैं तो वह है महर्षि कर्षण द्वैपायन, इन्हें ही वेद व्यास कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल टोटल चैप्टर्स या डिवीजन या खंडों की अगर बात करें तो वो 10 हैं। इसमें कुल सूक्त जो लिखे गए वो 1028, और अगर कुल मंत्रास की बात करें, टोटल मंत्रास की बात करें तो वो है आपके 10,462, 10,462 मंत्र। तो कर्षण द्वैपायन इसके पूरी तरीके से संकलन करता है। कुल मंडल 10, सूक्त 1028 और मंत्र 10,464। इसके दूसरे और सातवें डिवीजन तक ये सबसे ज्यादा प्राचीन मानी जाती है। बाद में नंबर 1, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10 जोड़ा गया। मतलब जो टोटल 6 चैप्टर थे हमारे वो पहले से ही लिखे जा चुके थे, जो मूल थे। बाद में पहला चैप्टर, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर और 10वां चैप्टर लिखा गया। क्योंकि ऋग्वेदिक समाज का निर्माण कर रहे हैं तो ऋग्वेद के आधार पर प्राप्त जानकारियों को जुटाकर हम पूरी तरीके से समाज और धर्म और राजनीति, इन सारी चीजों का वर्गीकरण यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऋग्वेद न केवल भारत की भौगोलिक जानकारी, इसी के साथ साथ देता है सामाजिक जानकारी, आर्थिक जानकारी, धार्मिक जानकारी और राजनीतिक जानकारी। भौगोलिक स्थिति की बात करें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो सबसे पहली बार ये लोग इन क्षेत्रों में आकर बसे थे। वो क्षेत्र ही ये था सिंध या सिंधु भूमि के आसपास का वो पूरा का पूरा क्षेत्र। इसी क्षेत्र के अंतर्गत एक नाम आता है पाकिस्तान में पिकार, आर्यों की सबसे पहली प्रारंभिक बस्ती। रीजन ये भी था कि अवसादों से निर्मित होने वाले जो चारागाह थे वो बड़ी संख्या में सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए गए। जब सिंधु के लोग यहाँ से प्लान करके चले गए तो ये जगह रह गई खाली, और आर्यों के अलग अलग कबीले आकर पूरी तरीके से क्या हो गए, स्थापित हो गए। और इस स्थापना में वो बड़े चारागाह मिले जो इनकी मुख्य पूंजी गाय का सबसे बड़ा पालना हो सकता था। और गाय का पालना होने के कारण सबसे पहली बार सिंधु क्षेत्र में आकर ये सारे की सारी चीजों को क्या किया गया, स्थापित। ये सारी की सारी भौगोलिक जानकारियां हमें ऋग्वेद में प्राप्त होती है। तो यहाँ से लेकर आपका गंगा यमुना के दोआब तक, और फिर धीरे धीरे संपूर्ण भारतीय सभ्यता संस्कृति में फैलता चला गया इनका एक स्वरूप। और आज वर्तमान में स्थिति यह हो गई कि ऋग्वेद में जो मान्यताएं थी उस समय वो आज भी कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता संस्कृति और भारतीय समाज के अंतर्गत देखने को मिलती है। समझिए चीजों को कि इनकी भौगोलिक जानकारी कहाँ से मिल रही है, ऋग्वेद से। सामाजिक जानकारी कहाँ से मिल रही है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद ही समाज का वर्गीकरण करता है और इसी वर्गीकरण में समाज को 4 रंगों के आधार पर डिवाइड कर दिया जाता है। और इन्हीं 4 रंगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नंबर 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब जो समाज में सबसे उच्च वर्ण का है या उच्च कुल का है या श्रेष्ठ है या जिसे ज्ञान है, वो इस स्थिति में सबसे ऊपर चला गया। उससे थोड़ा सा नीचे क्षत्रिय, उससे थोड़ा सा नीचे शूद्र और सबसे वैश्य, और उससे नीचे आपका शूद्र चला जाता है। अब चीजों को समझिए इस तरीके से कि इनका वर्गीकरण जो किया गया था ये सोसाइटी में, ये था रंगों के आधार पर सोसाइटी का वर्गीकरण। और अभी तक जाति व्यवस्था ने स्थान नहीं लिया था, केवल वर्ण व्यवस्था ने स्थान लिया था। और इसी वर्ण व्यवस्था में अलग अलग कामों का बंटवारा भी कर दिया गया। और बंटवारा इतना अच्छा था, देखिए किस तरीके से सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों ने एक पॉजिटिविटी को क्रिएट करते हुए समाज का वर्गीकरण कर दिया। लेकिन इसी वर्गीकरण ने समाज में अगली ही पीढ़ी में, उत्तर वैदिक काल में जब आप चले जाओगे, असमानता के भाव को स्थापित कर दिया, जिसके लिए महावीर और गौतम को उठ खड़ा होना पड़ा। ब्राह्मण कार्य करे शिक्षा का, क्षत्रिय कार्य करे शासन का, वैश्य कार्य करे व्यापार का और शूद्र कार्य करे सेवा का। मतलब एक
ही वर्ण के हाथ में अगर एक चीज रहेगी तो कहीं ना कहीं उन चीजों में एक चीज जो उत्पन्न होगी वो होगी कार्य कुशलता। धर्म को या जाति को कोई स्थान प्राप्त नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक जो समाज का वर्गीकरण हुआ वो केवल रंगों के आधार पर किया गया वर्गीकरण था, ताकि कार्य कुशलता के अंतर्गत सारी की सारी चीजों को अच्छी खासी किस्म से अगली पीढ़ी जब सीखेगी तो उसमें एक्सपर्टीज उत्पन्न होगी। अगर यहाँ कोई चाक चलाता है बैठकर, तो अगली पीढ़ी में जब बच्चा चाक चलाएगा तो शायद हो सकता है कि अपनी पूर्ववर्ती जनरेशन अपने पिता से भी कहीं आगे निकल जाए। यहाँ वैश्य जो व्यापार कर रहा है उसका बेटा भी उसकी गद्दी को संभाले तो शायद हो सकता है कि वो अच्छी खासी गद्दी को संभाले। तो जो जाति व्यवस्था है उसने अभी तक स्थान नहीं लिया था। ये जो वर्गीकरण है ये पूरा का पूरा आपका केवल और केवल रंगों के आधार पर सोसाइटी का वर्गीकरण था, और यही से ऋग्वेदिक समाज की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट होता है। इसका मतलब बाद में इन चीजों को जोड़ा गया और बाद में ही सारी की सारी चीजें उन लोगों ने जोड़ी होगी जिन लोगों ने शासन और सत्ता में बने रहने के लिए अपने अपने वर्चस्व को स्थापित करने हेतु समाज को वर्गीकृत कर समाज के अंदर उन चीजों को स्थापित किया, ताकि पूरी तरीके से समाज के अंदर वो लोग शासन और सत्ता को स्थापित कर सके। जब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, तो वो आर्थिक स्थिति पूरी की पूरी जो है कृषि और पशुपालन पर आधारित है, बल्कि इन लोगों ने कृषि से कहीं ज्यादा महत्व पशुपालन को दिया, और मुख्य पूंजी के रूप में सबसे ज्यादा जिसे स्थान प्राप्त हुआ वो थी आपकी गाय। एक अच्छी विशेषता ये है इंडस और वैदिक सिविलाइजेशन की, कि यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में मात्र सत्तात्मक समाज होने के बाद एक पुरुष भाव का जो जानवर था उसे अडॉप्ट किया गया, लेकिन यहाँ पुरुष सत्तात्मक समाज होने के बाद भी पूरी तरीके से एक मातृभाव जो गाय है उसे अडॉप्ट किया गया अपनी मुख्य पूंजी के रूप में। तो अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन, सामाजिक स्थिति का जो आधार है वो पूरी तरीके से पितृ सत्तात्मक है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज है, आर्थिक स्थिति का आधार कृषि और पशुपालन, धार्मिक स्थिति का आधार पुरुष भाव की प्रधानता मिलती है, यानी कि पूरी तरीके से ऋचाओं और मंत्र को जो समर्पित किया जाता है वो पुरुष भाव की प्रधानता के रूप में स्थापित किया जाता है। तो पुरुष भाव की प्रधानता होने के कारण इंद्र को सबसे बलशाली या पुरंदर का नाम दिया गया, किलों को ध्वस्त करने वाला पुरंदर का नाम दिया गया, और इसी पुरुष भाव की प्रधानता के कारण अब यहाँ सारे देवी देवताओं को वर्गीकृत कर उनकी एक सीरीज क्या कर दी जाएगी, स्थापित कर दी जाएगी। राजनीतिक स्थिति की अगर बात करें तो राजनीतिक इकाइयां जो है उठ खड़ी हुई थी, कहीं पर गणतंत्र था तो कहीं पर पूरी तरीके से राजतंत्र भी रहा था। तो सबसे पहले जब इन्होंने राजनीतिक इकाई को स्थापित किया तो राजनीतिक इकाई में सबसे पहले स्थापित होने वाला ही आपका परिवार था, यानी कि राजनीति के जो आयाम है वो कहां से शुरू होते हैं, परिवार से। आज भी भारतीय सभ्यता संस्कृति में चाहे भारत का संविधान कुछ भी बोलता हो, लेकिन परिवार के अंदर अगर कोई बात इस तरीके की स्थापित हो जाए कि अब उसका जो है पूरी तरीके से निपटारा करना हो, तो आज भी कहीं ना कहीं फैसले लेने की जो क्षमता है वो पुरुष प्रधान समाज में पिता ही लेता है, और अगर मात्र सत्तात्मक समाज है तो वह माता ही लेती है। तो कुल है, छोटे छोटे परिवारों से मिलकर बनता है एक ग्राम, छोटे छोटे ग्रामों से मिलकर बनता है एक ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनता है एक इकाई राज्य की जिसका नाम है जन, और छोटे छोटे इकाइयों से राज्यों की मिलकर बनता है एक राष्ट्र। तो कुछ इस तरीके से इनकी भौगोलिक स्थितियां, कुछ इस तरीके से इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों का आधार बनाकर पूरी तरीके से वैदिक सभ्यता संस्कृति अस्तित्व में आई है। तो इससे संबंधित जो फैक्चुअल डाटा, जो फैक्चुअल कंटेंट है वो पूरी तरीके से स्थापित करने की भी कोशिश करेंगे। वो काल जिसमें केवल ऋग्वेद लिखा गया ऋग्वेदिक काल होगा,
वो काल जिसमें तीन और अन्य वेद लिखे गए वो आपका उत्तर वैदिक काल होगा। तो इसके बाद इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000, और जैसे ही 500 साल का टाइम खत्म होगा तो 1000 ईसा पूर्व से आपका 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड होगा वो पूरा का पूरा वो होगा जब 3 और अन्य वेद सोसाइटी के अंदर लिखे जाएंगे। तो अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें सबसे पहली बार द ज्योग्राफिकल कंडीशन, तो भौगोलिक स्थिति की चर्चा उन लोगों ने की क्योंकि जब उन्होंने हिमालय को उल्लेखित कर दिया ऋग्वेद के अंदर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हिमालय की जानकारी भी उन्हें थी, और हिमालय का विस्तार जहां तक था तो शायद हो सकता है कि वो उसके विस्तार तक गए भी हों, लेकिन समुद्र की जब वो चर्चा करते हैं तो इसका मतलब ये कि समुद्र भी कहीं ना कहीं उनके मतलब विश्लेषण में रहा होगा। तो जितना भी उन्होंने ज्ञान जुटाया था अपने आंखों देखी वो सारा का सारा उतार दिया गया ऋग्वेद के अंदर, और उसी ऋग्वेद को आधार बनाकर ऋग्वेदिक काल को समझा जाता है। तो सबसे पहले ये जिन क्षेत्र में आकर इन्होंने निवास स्थान अपने स्थापित किए वो था सप्त सिंधु प्रदेश, यानी कि 7 नदियों का प्रदेश। तो उन 7 नदियों में थी आपकी नंबर 1 सिंधु, सबसे ज्यादा मतलब पूज्य अगर कहे तो, उसमें उसके बाद आपकी झेलम या बेतस्ता, चेनाब या अस्किनी, ये इनके सभी प्राचीन नाम हैं। इसके बाद पुरुषनी, रावी, व्यास, विपाशा, सतलज, सतुद्री और सरस्वती। सरस्वती को इन लोगों ने नदी तमा कहा है, नदी तमा, यानी कि पूरी तरीके से नदियों की माँ, द गॉडेस ऑफ ऑल रिवर, नदियों की माँ। सबसे ज्यादा मंत्र जो समर्पित किए गए वो सिंधु को समर्पित किए गए, और सबसे ज्यादा जो पवित्र माना गया वो सरस्वती को माना गया, इसे ही नदी तमा के रूप में स्थापित किया गया। क्योंकि सिंधु के आसपास ये विकसित हुए थे तो जाहिर सी बात है कि सिंधु के आसपास ही यज्ञ या उससे संबंधित कार्य किए होंगे, और तब जाकर सिंधु को सबसे ज्यादा मंत्र समर्पित कर दिए गए होंगे। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। इसका एक मूल कारण ये भी था कि जो आपका ब्रह्मा विष्णु महेश है, अभी तक हालांकि वो उल्लेखित नहीं हो पाए हैं, लेकिन वेदों की जो उत्पत्ति हुई वो ज्ञान से हुई, और ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक आप संसार के 3 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को है, अगर आप अपना जो है पूरी तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो जब वो पूरी तरीके से आ गए अस्तित्व में, तो सरस्वती चूंकि देवियों के रूप में भी स्थापित थी तो उसे ही मान लिया गया नदी तमा। मैं यहाँ पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी देवी देवता उल्लेखित किए गए हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति में उन्हें पूरा आयाम मिले साइंटिफिक अप्रोच के साथ, क्योंकि अगर साइंटिफिक अप्रोच के साथ चीजों को समझेंगे तो तब जाकर कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। तो 7 नदियों का प्रदेश आपका सिंधु, बेतस्ता, अस्किनी, रावी, विपाशा, सतुद्री और आपका सरस्वती। 5 कबीलों ने आकर भारत के अंदर की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट किया, और कई बार इन्होंने आपस में युद्ध भी लड़े। जो इस युद्ध में विजय प्राप्त हुआ उसी ने भारत के ऊपर आकर क्या किया, शासन। तो 5 जन हैं, 5 कबीले हैं इनके, और इन 5 कबीलों का नाम यहाँ उल्लेखित कर दिया गया है, पुरु, यदु, अनु, तुवर्षा और दुर्यु। तो मतलब 5 कबीलों का उल्लेख कर दिया गया है, साथ के साथ नदियों का क्षेत्र से बोल दिया गया है। तो भौगोलिक स्थिति की जो स्पष्ट अवधारणा स्थापित हुई वो ये है कि सप्त सिंधु प्रदेश जो फैला था वो इन 7 नदियों के क्षेत्र से लेकर गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों तक, मतलब कुल मिलाकर जब तक गंगा और यमुना दोआब का क्षेत्र है तो ये पूरा पालना जो आपका हो जाता है, ये पूरा का पूरा चला जाता है आपका किसके अंदर, उनके भौगोलिक स्थिति के अंदर। तो इसके बाद जब चर्चा करेंगे भौगोलिक स्थिति के बाद समाज की, तो आइए कुछ इस तरीके से होगी। समाज किस रूप में वर्गीकृत, किस किस तरीके से इसे रखा गया सोसाइटी के अंदर, कौन कौन सी अवधारणाएं स्पष्ट हो पाए समाज को लेकर, वो सारा का सारा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था समाज का वो कुछ इस तरीके से था कि एक तो बेस मान लिया गया
फिर उसके ऊपर एक बेस मान लिया गया, फिर उसके ऊपर एक और बेस, और फिर सबसे प्राथमिक और सबसे अपर बेस। ठीक है, जो लोग कृषि कार्यों में अपना सेवा देते हैं वो सबसे नीचे आ गया, उस आधार का आधार बना। इसी आधार पर खड़ा एक कार्यक्रम था जो पूरी तरीके से व्यापार करता था। इसी आधार पर खड़ा एक आदमी शासन करता था, और इसी शासनकर्ता के ऊपर एक व्यक्ति और था जो पूरी तरीके से शिक्षा देता था। मतलब कुल मिलाकर पुरोहित, उसके बाद शासनकर्ता, उसके बाद व्यापारी मंडल, और उसके बाद सेवा कार्य। सबसे ज्यादा संख्या में अगर कोई है तो वो सेवा कार्यों में दिया जाने वाला योगदान रहा। अब इसे ही ट्रांसफर कर दिया गया ब्रह्म अणु या ब्राह्मण के रूप में, इसे ही बोल दिया गया क्षत्रिय, इसे ही बोल दिया गया वैश्य, और इसे ही बोल दिया गया शूद्र। तो आज की वर्तमान जो SC ST OBC समुदाय के जो लोग हैं, SC ST OBC, वही सोसाइटी का आधार है, और इस आधार पर पूरी तरीके से जो स्थापित है जो क्लास, वो आपकी एलीट क्लास है। तो अब का वर्गीकरण और उस समय के वर्गीकरण में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय दैट मीन्स कि वैदिक सिविलाइजेशन में ये वर्गीकरण किया इसलिए गया था ताकि समाज के अंदर एक आदमी अगर एक्सपर्टीज रखेगा अपने हाथों में तो वो कुल मिलाकर उसे पूरी तरीके से संजोए रखेगा, और अगली पीढ़ी को जब वो ट्रांसफर करेगा तो उसकी अगली पीढ़ी में ही वो ट्रांसफर हो पाएगा। लेकिन यहाँ चीजों को कर्मों के आधार पर रखा जाता था, और आज वर्तमान सभ्यता संस्कृति जो है वो जाति के आधार पर चीजों को स्थापित करती है। तो अगर कोई शूद्र का बच्चा पढ़ाई लिखाई में निपुण हो जाता है तो उसे ब्राह्मण मान लिया जाएगा। अगर कोई बच्चा इस कैटेगरी से पूरी तरीके से व्यापार में अपना एक अभूतपूर्व योगदान देता है तो उसे वैश्य मान लिया जाएगा। कोई अगर पूरी तरीके से तलवारबाजी में निपुण है और शासन करने में सक्षम है तो उसे क्षत्रिय मान लिया जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में कहीं भी इस तरीके की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। तो समाज का जो वर्गीकरण है वो कर्म आधारित, और समाज का जो विभाजन है वो पूरी तरीके से वर्ण आधारित रहा। रंगों के आधार पर जो सबसे फेयर है सबसे ऊपर, उससे थोड़ा कम फेयर नीचे, उससे थोड़ा कम फेयर, और सबसे कम फेयर जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से नीचे। तो सबसे ज्यादा आधार जो बना वो सेवा कार्यों का बना। इसी आधार पर बड़े बड़े व्यापारी मंडल खड़े थे, इसी पर शासन किया, इन्हीं पर ये लोग शासन करते हैं, और ये शासन और सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर आपका चले गया वो वर्ग जो पूरी तरीके से आज भी इलीट क्लास या अपर वर्ग के रूप में स्थापित होता है, जिसे कहा जाता है ब्राह्मण। तो ये समाज का वर्गीकरण था, और इसी सामाजिक वर्गीकरण के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद इस नवीन सभ्यता संस्कृति ने अपने 500 सालों में इतना दिया सोसाइटी को कि आज भी इसकी जड़ें पूरी तरीके से भारतीय सभ्यता समाज में किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं खड़ी है। तो हम कहेंगे कि द डिक्लाइन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि आज तक इसका डिक्लाइन नहीं हो पाया। जब बात करते हैं इसके समाज के बाद इसकी अर्थव्यवस्था की और इसके वाणिज्य व्यापार की, तो ऋग्वेदिक सोर्स होने के कारण, चूंकि वो पूरी तरीके से साहित्य है, तो इससे पूर्व की जो संस्कृति थी वो बार्टर सिस्टम पर खड़ी थी इंडस वैली, और यहाँ मुख्य पूंजी के रूप में गाय की अवधारणा स्पष्ट हो पाई। और गाय को मतलब एक सबसे प्रमुख मतलब इंसानों से भी ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 84 लाख योनियों में जब ब्राह्मण जन्म लेता है तो लास्ट योनि जो होती है वो गाय की होती है। इसलिए गाय को सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया, क्योंकि सोसाइटी में सबसे ऊपर ही कौन था? ब्राह्मण वर्ग था। तो अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो कृषि और पशुपालन, और जो सबसे महत्वपूर्ण पूंजी थी वो आपकी गाय थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बाद इसकी जो है सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक स्थिति की।
तो अब ये टॉपिक समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राजनीति की सबसे छोटी इकाई परिवार, कुल, उसके बाद परिवार के बाद परिवार के बाद ग्राम, विश्व, उसके बाद जन, और उसके बाद राष्ट्र। एक देश के रूप में भारत की अवधारणा ये, और आपके परिवार के अंदर आपकी राजनीति की अवधारणा है, इसके बीच जितना होगा वो सारा का सारा क्या होगा, इसके बीच जो होगा वो सारा का सारा उसी राजनीतिक इकाइयों को बस नीचे से ऊपर की ओर ले जाने में सक्षम। तो कुल मिलाकर सत्ता का विकेंद्रीकरण अगर कहीं से आया तो वो आया वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर से। परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व का मतलब एक किस्म से ब्लॉक कह लें आप लोग, विश्व से जन, जन में अगर राज जोड़ दोगे तो यही राजन हो जाता है, और उसी से राष्ट्र बना। तो मतलब कहीं ना कहीं परिवार से राष्ट्र की अवधारणा स्पष्ट होने में जो समय लगा वो ये था कि आपने परिवारों के अंदर ही राजनीति को करना सीख लिया था, और परिवार में जो मुखिया है वही परिवार का राष्ट्रपति भी, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति होगा या राष्ट्र का जो स्वामी होगा उसकी बात तो समान रूप से लागू होगी सभी पर, लेकिन परिवार के अंदर का जो मुखिया है फिर उसकी बात संपूर्ण परिवार पर लागू होगी। फिर यहाँ भी एक मुखिया होगा ग्राम में, यहाँ भी एक मुखिया होगा और यहाँ भी एक मुखिया होगा, इसलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को उल्लेखित कर सोसाइटी को वर्गीकृत कर दिया गया राजनीति की छोटी छोटी इकाइयों में, और इस कारण राजनीति को एक अच्छा आयाम भी देखने को मिलता है। जब बात करते हैं कि लोकतंत्र और राजतंत्र या गणतंत्र कहें, जहां राष्ट्र का प्रमुख जनता के द्वारा, उस क्षेत्र की जनता के द्वारा चुना जाता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वो व्यवस्था गणतंत्र या लोकतंत्र कहलाती है। अगर वंशानुगत रूप से सोसाइटी के अंदर एक आदमी ये मान ले कि नहीं साहब, मेरे आजीवन जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती मैं इस शासन और सत्ता को बिल्कुल पूरी तरीके से अडॉप्ट करके खड़ा रहूंगा, तो वो व्यवस्था कहलाएगी राजतंत्र। तो यहाँ राजतंत्र और लोकतंत्र जैसी अवधारणा स्पष्ट हो चुकी है। सभा बड़े लोगों की सभा है, और समिति एक किस्म से आप इस समिति को मान ले आज की आधुनिक लोकसभा, और इस सभा को मान ले आज की आधुनिक राज्यसभा। तो मतलब इस प्रकार की अवधारणाएं सोसाइटी में है कि सभा, समिति और विधत जो सबसे प्राचीन संस्था है, ये तीनों संस्थाओं के नाम हैं, और ये राजनीतिक इकाइयों में क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं उस समय की राजनीति को संचालित करने में। तो सभा आज की राज्यसभा, समिति उस समय की लोकसभा, और विधत एक किस्म से इन दोनों के से भी प्राचीन एक ऐसी संस्था जो लोकतंत्र और राजतंत्र में पुरोहित वर्गों के हाथ में आकर पूरी तरीके से ऐसे नियम कायदे कानूनों को इजाद करती है जो पूरी तरीके से उस समय की राजनीति को क्या करता है, संचालित करता है। तो कुछ इस तरीके से जो है वैदिक सिविलाइजेशन की राजनीति के आयाम स्पष्ट थे। तो पेपर में जब अगर आए तो आप चूकिए मत कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजों को जब समझेंगे तो फैक्चुअल कंटेंट जो याद करने का अब है कि कितने मंत्र हैं, कितनी ऋचाएं हैं, कौन लोग थे, कितने कबीले थे, वो सारा एक फॉर्मेट के रूप में आपको पता होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ये कि जब कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजों को आपने समझ लिया तो फिर फैक्चुअल कंटेंट में कहीं ना कहीं आपको किसी प्रकार की कोई भी हानि उत्पन्न नहीं होगी। अब चीजों को समझिए कि आपने इसके समाज को समझा, आपने इसकी अर्थव्यवस्था को समझा, आपने इसकी राजनीतिक व्यवस्था को समझा। अब बात करते हैं इसकी धार्मिक स्थिति की। वहां धार्मिक स्थिति का जो आधार है इंडस वैली में वो पूरी तरीके से प्रकृति पूजक है, और यहाँ भी प्रकृति पूजक, और प्रकृति पूजक के साथ साथ
पुरुष भाव की प्रधानता सर्वाधिक देखने को मिलती है, या पुरुष भाव की प्रधानता इसलिए भी विकसित हुई क्योंकि जो समाज था वो पूरी तरीके से पितृसत्तात्मक समाज था, और फादर डोमिनेंट सोसाइटी होने के कारण उन्हीं फादर्स ने सारे का सारा जो संज्ञा दी चीजों को, उसमें कहीं ना कहीं पुरुष भाव देखने को मिलता है। जैसे सूरज को सूर्य देवता, सूर्य देवी भी हो सकता था, सूर्य देवी भी हो सकता था, लेकिन क्या हो रहा है, सूरज देवता हो रहा है। लेकिन फिर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी माता हो रही है। अग्नि की बात करें तो वो वर्गीकरण देवताओं के रूप में चला गया, अग्निदेव, वायुदेव। तो मतलब देवता और देवियों का वर्गीकरण भाषाओं के आधार पर इंगित कर दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो आधार मिला, वो सबसे ज्यादा आधार मिला पुरुष भाव को। और इसी पुरुष भाव की प्रधानता के कारण प्रकृति पूजक धर्म में भी मतलब आपने क्या कर दिया, देवी देवताओं की अवधारणा को इतना स्पष्ट कर दिया कि एक अलग चीज का एक अलग देवता यहाँ पर स्पष्ट होने लगा। उनका एक वर्गीकरण हम लोग देखेंगे पूरी तरीके से, तो बने रहे हमारे साथ। तो कुछ इस तरीके से वर्गीकृत किया गया अपने देवी देवताओं के रूप में उन सारी चीजों को। तो समझिए कि पृथ्वी को सृजन यानी कि निर्माण करने वाली देवी के रूप में स्थापित कर दिया गया, अग्नि को प्रकाशवान देवता के रूप में स्थापित कर दिया गया, सोम को वनस्पतियों के देवता के रूप में स्थापित कर दिया गया, बृहस्पति को यज्ञ का देवता मान लिया गया, सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में पूरी तरीके से स्थापित कर दिया गया, और इंद्र को युद्ध कला कौशल के सबसे प्रमुख देवता के रूप में स्थापित कर दिया गया। सबसे ज्यादा चर्चा अगर ऋग्वेद में किसी की हुई है तो वो केवल और केवल इंद्र की हुई है। लगभग 250 बार से भी अधिक या 250 बार इनका वर्णन पूरी तरीके से ऋग्वेद में हुआ है। रुद्र को पशुओं का देवता मान लिया गया, वही सूर्य को तेज का देवता, वरुण को जल देवता, तो आदिति को सार्वभौम भावना की देवी, मतलब चीजों की जो यूनिवर्सलिटी होती है उसकी देवी के रूप में स्थापित कर दिया गया आदिति को। इसके बाद कुछ ऐसा वर्गीकरण करने की कोशिश करेंगे कि किन चीजों को किस रूप में स्थापित किया गया। मतलब एक किस्म से ये समझ ले कि गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया या फला चीज को ऋग्वेद में क्या कहा गया। तो इसे आप चाहे तो नोट कर लें। तो इस सीरीज के अगले क्रम में मतलब यही थोड़ा सा ये है कि एक और तो आपके अर्थ लिखे गए हैं और एक और आपके शब्द लिखे गए हैं। किन शब्दों को किस अर्थों में रूपांतरित किया गया, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉलम और इससे पूर्व जो हमने कॉलम बनाया था वो कॉलम, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि ऋग्वेदिक समाज में गाय को किस नाम से पुकारा जाता था। तो आपका पूरा का पूरा जो आंसर होगा वो होगा अगन्य। तो यहाँ राजा को गोपता कहा जाता है, गोप्ता, समय को गोधुली, अतिथि को गोहन, युद्ध को गम्य, पुत्री को दुहिता, गाय को अगन्या, उर्वरा जो है वो जुते हुए खेतों को कहा जाता है, खिले बड़े बड़े चारागाहों को कहा जाता है, वही सीता आपका जो है हल से बनी नालियों को कहा जाता है, और अनाज को कहा जाता है धन्य। तो ऋग्वेदिक काल में अलग अलग रूपों में वर्गीकृत कर अलग अलग शब्दों को रखा गया ताकि पूरी तरीके से चीजों को समझा जा सके। अब डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस कर लिया इसके भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति, और अब थोड़ा सा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बचा है वो पूरी तरीके से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अब इन लेक्चरों में छोटे छोटे लेक्चर के रूप में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंच रही है, तो थोड़ा सा प्लीज धैर्य बनाए रखें क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा विस्तार में तब जाएगी जब आपका माइंड उसे अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब सपोज दैट कि आप नर्सरी क्लास में हैं और नर्सरी क्लास में आपको 12th क्लास के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है, तो ना तो आपकी समझ में अपना खुद का आएगा और ना ही ये तो बिल्कुल दिमाग से परे की बात होगी। मतलब हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो स्तर है अभी वो बिल्कुल ओ है, तो स्तर का जो लेवल है बिल्कुल 0 है, और 0 लेवल से चीजों को ले जाकर फिर जो भी एग्जाम करंट में होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो समझ ले आप एक बार कि
कंसेप्चुअली चीजें कुछ इस तरीके से लिंक होती है कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती है तो उसके तुरंत बाद वैदिक सिविलाइजेशन कैसे जुड़ती है। केवल हम रूपरेखा के तौर पर अभी चीजों को समझ रहे हैं कि मतलब इसके बाद अगर ये आया तो क्यों आया, इसके बाद अगर ये आया तो फिर ये क्यों आया। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, अपने लेक्चर का पूरी तरीके से मतलब एक रूपांतरण करते हुए आपके दिमाग के अंदर इस श्रुतियों के माध्यम से ऐसा फिट कर दिया जाए कि भैया फिर आप अगर किताब भी लेकर बैठते हैं तो फिर शायद आपको इन लेक्चर्स की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि एक बार चीजों को देखने के बाद तो आपको फिर चीजों को लिंक करना अगर आ गया तो फिर शायद आपको किसी टीचर की आवश्यकता रह नहीं जाती। और तैयारी का मतलब ही होता है कि जो सेल्फ स्टडी से की जाती है वही आपकी रियल में ऑथेंटिक तैयारी होती है। गुरु एक माध्यम मात्र होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए चीजों को कि अभी केवल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके दिमाग के अंदर फिट किया जा रहा है कुछ की चीजें इस तरीके से घटित हुई हैं। तो आज इस लेक्चर को और थोड़ा सा विस्तृत करते हुए एक चीज ये समझ लें कि जब इस 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य ये सारी व्यवस्था जो बनाई थी, ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक धर्म, ऋग्वैदिक राजनीति, ऋग्वैदिक सारी के सारी वो चीजें, तो अब इन चीजों को समझिए कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वो स्थितियां पूरी तरीके से डावाडोल हो चुकी थी। और डावाडोल इतनी हो चुकी थी कि अब बड़ी बड़ी फिलोसफीज और बड़े बड़े दर्शनों का प्रतिपादन हुआ और इन्हीं फिलोसफीज को कहा गया उपनिषद। इन्हीं उपनिषदों के माध्यम से सोसाइटी को एक बार पुनः दोबारा उसी रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई। और ये काल जो कहलाया वो कहलाया आपका 1000 बीसी से 600 ईसा पूर्व का काल, जिसका नाम था उत्तर वैदिक काल। तो इन्हीं 500 सालों के बाद इस उत्तर वैदिक काल में 3 और अन्य वेद लिखे गए। एक वेद हमारे पास था ऋग्वेद, प्लस 3 और अन्य वेद हो गए। तो कुल मिलाकर इस काल में हमारे पास कितने वेद हो जाएंगे? 4 वेद। किस काल में? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल में। तो कुल मिलाकर 4 वेद होंगे, बहुत सारे उपनिषद होंगे, बहुत सारे ब्राह्मण साहित्य होंगे, और उन्हीं को आधार बनाकर फिर सोसाइटी का वर्गीकरण होगा। किस तरीके से वो कार्मिक व्यवस्था, वो कर्म बदलकर जाति तक आया ये भी समझेंगे। किस तरीके से इस जाति व्यवस्था में घोर असमानता स्थापित हुई और क्यों इस घोर असमानता को खत्म करने के लिए समानता अर्थात जैन और बौद्ध धर्मों को आना पड़ा। तो आज के लेक्चर को यही विराम देते हुए समझिए, बस आज के लेक्चर में आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके दिमाग के अंदर ऋग्वैदिक समाज को थोड़ा सा समझाने के मतलब लक्ष्य से भी चीजों को रखा गया। तो आज विराम देते हैं अपने इस लेक्चर को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।